असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगी हूँ। अब वीडियो देखने के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नूरलैन सीधा अपने कमरे में आई थी। उसका सांस पूरी तरह से फूल चुका था। उसे आयुष्मान का हक जताना सख्त नापसंद था। अभी वो इन्हीं सोच में गिरी थी कि अपने सेल की रिंग ट्यून पर होश की दुनिया में आई। नूरलैन ने हिंसा का नंबर देखकर जट से कॉल पे की थी। हिंसा और नूरलैन दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। हिंसा तो कभी किसी से दोस्ती ना करती, पर नूरलैन उसकी मासूमियत पर उसकी तरह कदम बढ़ाने पर मजबूर हुई। नूरलैन उसे बड़ी बहन की तरह रखती थी और सारी बातें समझाती। नूर ने जैसे ही कॉल पे की, दूसरी तरफ से उसे इफ़त बेगम की परेशान कुन आवाज़ सुनाई दी, जो रोते हुए उसे हिंसा के मतलब सवाल कर रहे थे। नूर बेटा, क्या हिंसा तुम्हारी तरफ आई है? प्लीज़ बताओ। अगर ये कोई शरारत है उसकी तो मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर नूर खुद सख्ते की कैफियत में थी। भला हिंसा कहाँ जा सकती थी? उसे तो रास्ते भी मालूम नहीं थे। आंटी, क्या हुआ? हिंसा कहाँ है? वो यहाँ नहीं आई आंटी। नूर की हालत मजीद खराब हुई थी हिंसा के इस तरह गायब होने पर। बेटा, रात को अपने कमरे में थी। मैं उसके लिए कुछ खाने को बनाने गई, पर वापसी पर हिंसा रूम में नहीं थी। ना जाने कहाँ होगी, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। इफ़े बेगम की दो जान बसती थी। नूर ने उन्हें तसल्ली दी। आंटी, आप फिक्र ना करें, हनी को कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर भरोसा रखें। मैं आती हूँ बाबा के साथ। उनकी बात सुनते हुए इफ़त बेगम ने काल काट की। मैं काल साहब सर थामे हुए बैठे सोफे पर बैठे हुए थे। रिपोर्ट कर दी गई थी। आयशा ने हर जगह छान मारा था, पर हिंसा का कोई अता पता नहीं चल सका था। सुबह से रात होने को आई थी, लेकिन हिंसा की कोई खबर नहीं थी। पुलिस पूरे शहर पर नाकाबंदी करती हुई आयशा को पल पल की खबर दे रही थी। सुल्तान पैलेस में जैसे बोझाल आ गया था। हिंसा की गैर मौजूदगी ने हल्ला करा दिया था। हाशिर थका हुआ घर आया तो इफरार साहब ने उसकी जानब लग गए। आयशा, पता चला कुछ? मिली हिंसा? आशिर ने गर्दन झुकाए हुए नफी में सड़ी लाया। इफा बेगम बस तस्बीहात करती हुई अपनी लाडली की सामती की दुआएं मांग रही थी, पर उनको क्या मालूम था कि वो दुआएं उनके बेटे के लिए नहीं, बल्कि किसी और के हक में कबूल हो चुकी हैं। अब्बस की हालत बेपरवाह शेर की मानन थी, जिसकी खुचार में हाथ डालने की हिम्मत कोई काट गया था, और अब उसका हाल जहमी शेर सा था, वो जो इसका शिकार करने वाले को चीर फाड़ करने वाला था। अब्बस सुल्तान के कानून में माफी लफ्ज सीरत से ना पाया था। वो तो खुद को ना माफ करे तो हिंसा में काल को उससे चुराने वाले की मौत को कैसे जाने देता। हिंसा को गायब हुए 3 दिन हो गए थे। अफराज साहब मिकाल पुलिस के साथ मिलकर लगातार हिंसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। आप इस अपने तरीके से हर बात की जांच कर रहा था, किसी भी तरह से हिंसा तक पहुंच सके। फिर वो कभी उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। इफत बेगम जाए नमाज बिछाए बैठी थी जब बाहर से उन्हें नूरलैन की आवाज़ सुनाई दी। आंटी, कहाँ हैं आप? नूरलैन उन्हें पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई तो वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई चारों ओर देखती हुई जब एक जबरदस्त तसादम पर उसकी सर किसी से सहज चटानी सीने से जा लगी। नूरलैन का पूरा वजूद सहम सा गया था। उसने सेकंड से पहले बिना नजर उठाए हुए अपने वजूद पर किसी नामहरम का लम्स पाते उसे दूर किया। वो दीवार से जा लगी। सुनहरी हिजाब के हाल में उसकी बीकती पलकें सामने खड़े आयशर सुल्तान को अलग जरूर सा दो चार कर गए थे। उससे अपनी किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने कब ऐसा सोचा था कि जिस लड़की की आंखों ने उसे बेचैन कर रखा था, जिसके हिजाब का वो असीर हुआ था, वो यूं इसे इसी के घर में लगे। नूर का वजूद आज भी अबाया में था, पर वो वही महसूस दिल मोह लेने वाली खुशबू से वो एक सेकंड में उसे पहचान गया था। कितना खूबसूरत लम्हा था जब वो नाजुक दास वजूद उसके हसार में क्या था। आशिर की दिल से सदा निकली, काश आज ये लड़की महज एक बार उसे पलके उठाकर देखे। शायद यही घड़ी कबूलियत की थी जब नूरलैन ने एक नज़र अपनी सहमी हुई नजर से आशिर सुल्तान को देखा और माजरत की। महज एक नज़र, फकत एक नज़र में आशिर सुल्तान असीर हुआ था। दिल पल में धड़कना भूल गया था। आंसू का रिदम महसूस हुआ था। झीलसी आंखों में छुपी हया की सुर्खी, गहरे गुलाबी डोरे जैसी सारी रात ना सोई हुई आशिर सुल्तान को वो हजाब में चारों हानि चत कर गई थी। सॉरी सर, मैं नूरलैन हिंजा की बेस्ट की फ्रेंड आंटी से मिलने आई हूँ। सॉरी, वो धीमे सुर में कहते हुए एकदम से वहां से निकलते चले गई। पीछे आशिर न जाने कितने लम्बे उसकी आवाज के शहर में रहा था। नूरलैन, आशिर सुल्तान। आशिर जरेला बुलाता हुआ सरशार सा हुआ था। कितनी मध्यम कुन आवाज थी। जादूगर ने नूर को भागता हुआ देखकर आशिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हिंसा 3 दिन से यहाँ थी। होश में आने के बाद उसे बिल्कुल खामोश थी। वो जो कहता हिंसा खामोशी से मान जाती। उसकी इस कदर खामोशी सामने वाले को डरा रही थी। हिंसा उसको किसी भी बात से इनकार नहीं कर रही थी। यही बात सामने बैठे शख्स को खटक रहे थे। इन 3 दिनों में उसने एक बार भी वापस जाने की जिद नहीं की थी। वो बस एक गैर मरे नुकते को घूरती रहती। हिंसा बेड पर बैठी हुई उसे गटरोदा शर्ट पर मलबूस थी, जो उसने खुद उसे दिए। दुपट्टे से बेनियाज उसका मन होना सोगवार हुसन एएस के हवासों पर सवार होता, लेकिन वो अपना मजबूत असाब का माल था। इतनी जल्दी इस हुसन की देवी के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था। वो रेड रूम से निकलता हुआ
सीधा हिंसा के कमरे में दाखिल हुआ था, पर अब भी वो यहाँ पर बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसने आईब्रो चुकाते हुए उसे इग्नोर करने पर दाद दी और चलता हुआ बेड पर बिल्कुल उसके सामने आ बैठा। हिंसा अजब बहके से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वो मासूम मुस्कुराहट नहीं थी, बड़ी अजियत थी। एक दर्द रकम था उसकी आंखों में। मैं अशु भैया को प्यार करती हूँ। नहीं, प्यार क्यों? वो मम्मा की तरह प्यार करते हैं ना। अब भी मुझे डराते हैं। प्यार भी करते हैं तो तुम रॉन्ग हो। प्यार नहीं, ऐसे नहीं करते, मम्मा पापा की तरह करते हैं। आप मुझे हर्ट करते हो, मुझे पेन होता है, टीस भी आते हैं। ऐसे क्यों नहीं? मतलब मैं पागल हो गई हूँ। हा हा हा, हनी पागल हो गई। हा हा हा। उसकी पुरसवार अजियत भरी बातें पल में लजरा कर आके थी, दिमाग की शिराने जैसे फटने को थी। तो क्या उस लड़की को इस कदर अजियत दे चुका था कि उसका खुद को पागल कहना, हंसना उसे खौफजदा कर गया था। हाँ, जिंदगी में पहली बार वो खौफजदा हुआ था, बेहद खौफजदा। उसने झटके से हिंदा के कमरे में हाथ डाले, उसे खुद से बेहद करीब किया और अपनी दहती हुई सांसों से उसका चेहरा झुलसाने लगा। सुरह आंखें उसके अंदरूनी तोड़फोड़ का बाहू भी पता दे रही थी। तुम समझती क्या खुद को? डराना चाहती है मुझे? खबरदार, जो अपने लिए कोई अल्फाज मुंह से निकाले, तुम्हारी जुबान काटने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। बहुत ज्यादा बोलती हो डार्लिंग, पर याद रखना, डेविल को नफरत को ज्यादा बोलने वाली लड़कियां हैं, और तुम तो मेरी जरूरत हो तो मेरे मुताबिक चलना सीखो। हिंदा के कान की लोपा बेरहमी से अपने दान काटते हुए वसीसे ने मजबूर कर दिया, पर हिंजा बिना पलके झुकाए उसे ऐसे ही अपनी ओशियन ब्लू आंखों से देख रही थी जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा हो उसकी बातों पर। डेवल आंखें छोटी किए हुए इस नाजुक से जान को घूरने लगा था, जो मजबूत बनी उसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। डेवल को शायद उसका अंदाज पसंद आया था, तभी वो बिना कुछ बोले उसकी नीली आंखों में झुकता उसकी भीगी पलकों को लबों में दबा गया था। हिंसा ने उसकी हरकत पर सिसकी पड़े। डेवल अब बड़ी दिल जमाई से उसकी पलकों की नमी अपने होंठों में सिमट रहा था। ये भी उसका अंदाज था, अजियत देने का या दर्द से निकालने का, पर दोनों ही सूरतों में हिंसा निकाल कर ये जानलेवा साबित हुआ था। डेवल के नजदीक उसे दर्द में मुबतला कर रही थी। वो 19-20 साल की लगभग लड़की इन अनजान जज्बों से अनजान, बाप की छाव से वाकफ थी, माँ की ममता से वाकफ थी। उसे तो इन जज्बों की खबर तक ना थी। वो डेवल बड़ी शिद्दत से दिन ब दिन उस पर लुटा रहा था, उसे दीवाना कर रहा था, उसके दिल के धड़कनों को काबू कर रहा था। इंसान ने साथी से आंखें मीचते हुए उसकी गर्दन को मुट्ठी में दबोचा। उसकी हालत सहमी हरगोश ऐसी थी जिसे वो दरिंदा नोचने को दौड़ था। डेवल हिंसा की आंखें चुमता हुआ उसके तेल से बिकते हुए गालों पर लब शब्द कर गया था। हिंसा चाहते हुए भी डेवल को उससे दूर नहीं कर पा रहे थे। डेवल उसके दोनों गालों पर बड़ी बड़ी लब रखता अपने जुनून की सुर्खी उसके गालों पर बिखेर रहा था। हिंसा अपनी सांसों को पुरानी होते हुए महसूस कर रही थी। उसने अपनी जान लगाते हुए डेवल को उससे दूर किया। वो अपने तनफ्फुस को बाहर करने लगी। नहीं प्लीज नहीं, मुझे तकलीफ होती है, पास मत आए प्लीज। हिंसा नहीं रोना चाहती थी इस बेरहम सफाक्षस के सामने जो उसे लंबा लम्हा उससे नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। दिलो दिमाग में एक जंग का मैदान बना हुआ था जहां वो खुद से लड़ते लड़ते तकलीफ ज्यादा सी थी। डेवल ने एक नजर उसके लदरते वजूद पर डाली, जिसकी ब्लैक घुटनों तक आती शर्ट और ब्लू पैंट में मलबूस काफी दिलकश लग रही थी। डेवल उसकी लदरते मुस्कुराते हुए एक झटके से उसका हाथ थमता वो खुद पर गिरा गया था। इस सूरत हाल ये थी कि डेवल सीधा लेटा हुआ था और हिंसा का वजूद उस पर था। हिंसा के लंबे बार डेवल के चेहरे पर बिखरे हुए उस एक नई महक से, एक नए नशे से रोशनास करवा गए थे। दिल के धड़कने कान में बजने लगी थी। डेवल ने एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हाल करते हुए नरमी से दूसरा हाथ उसके रेशमी बाल में उलझाया। एक सुकून की लहर उसके पूरे वजूद में उठती हुई महसूस करने पर मुस्कुरा करने पर मजबूर कर गए। हिंसा उसके साथ हाथों का लम्स अपने बाल पर महसूस करते उठने लगी, पर शायद अब ये नामुमकिन था। डेवल जैसे मजबूत असाब का मालिक उसके बालों की महक का दीवाना हो गया था और वो हर चीज से बेगाना उसके गर्दन में चिड़ा छुपाई गहरी सांसें बनने लगा। हिंसा ने डरते दिल से सर उसके सीने पटका दिया था। वो जानती थी वो कभी उसे खुद से दूर नहीं कर देती। डेवल ने उसे हटता हुआ देखकर जुनूनी अंदाज में उसके बाल पर बोसा देते उसे सहमने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथों के गिर्द हिंसा के कमर पर सख्त होते जा रही थी। हिंसा क्लास वाल से टेक लगाए खड़ी किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। दिलो दिमाग में तूफान बरपा था। कैसे उस शख्स को समझाए कि उसकी दुनिया की नहीं है, वो तो शादी है अपने बाबा की। हिंसा अपनी सोचों में मुनकिद थी कि पीछे से डेवल ने उसे अपने हसार में लेते हुए उसके कंधे पर थोड़े टकाए। हिंसा अचानक हमले पर घबराते हुए उठ उसकी जानब काट कर डेवल मोहब्बत से उसको देखने लगा। एक चमक थी उसकी आंखों में, मोहब्बत के तीर थे, कुछ पाने का सरूर रग रग में सवार था। डेवल मोहब्बत से उसकी पेशानी पर लब रखे हिंसा साथी से आंखें मीचती उसके ब्लैक शर्ट को मुट्ठी में दबोच की। हाल किसी जहमी हिरन जैसा था जिसके पुर को जहमी करता हुआ शेर अपनी तिश्कनी मिटाना चाह रहा था। हिंसा ने अपने हाथों से उसके कंधों पर दबाव देते हुए पीछे करना चाहा, पर वो सा चट्टान सा अपनी जगह से 1 इंच न हिला। हिंसा उसे छेड़कर बुरा पछताई थी। क्या बात है जानब, किसके बारे में सोच रही थी? तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना है ना? सिर्फ मेरे बारे में। तुम्हारे पूर्व से लेकर हर एक सोच पर सिर्फ मेरा जुनून होना चाहिए, समझ रही हो ना?
हिंसा एक नजर इस संगी इंसान को देते हुए आंसू से तर निगाहें झुकाते सर हाँ में हिला गए थे। मेरी जाना बहुत समझदार है, बहुत समझती है मुझे। डेवल उसकी बीगी पलके चुमता हुआ सीने से लगा गया। नूर जैसे ही इफ़त बेगम के कमरे में दाखिल हुई तो उन्हें जाए नमाज पढ़ रोते हुए पाया। नूर भी अफसुदा से उनके करीब चली आई और कंधे पर हाथ रखा। आंटी। नूर की पुकार पर इफ़त बेगम ने उसे देखा, उसे सीने से लगाए फुट फुट कर रो पड़े। नूरलैन, मेरी शहजादी न जाने कहाँ चली गई है, अपनी माँ से नाराज होकर। वो मेरी बात नहीं सुन रही। नूर नहीं आती मेरे पास। इफ़त बेगम करब से बोली और वो भी सीने से लगते हुए अपनी जाने अजीज दोस्त की सलामती की दुआएं मांगने लगे। हर कोई अपनी जगह पर हिंसा के जाने पर गमजदा था। मिकाल साहब तो जैसे चुप साध गए थे। अफराज साहब हर तरफ तलाश जारी रखे हुए थे कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। आशिर अपने रूम में था जब उसे कॉल है कि हिंसा के बारे में कुछ पता चला है। आशिर ने फोन से बाहर की राह ली थी और मिकाल साहब को इन्फॉर्म किया कि सारी बातों के बारे में। आशिर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस पहले से ही ऑफिसर पहले से उसके इंतजार में था। जी ऑफिसर, बताएं क्या पता चला है आपको मेरी बहन के बारे में। आशिर बेचैनी से ऑफिसर को देखते हुए बोला तो उसकी ने कुछ तस्वीरें आशिर के सामने टेबल पर रखी, जिनमें एक हुड्डी वाले पहने हुए शख्स के बाजू में हिंसा का बेजान वजूद था। आशिर के माथे की रगे गुस्से से फूलने लगे। आहर, ये शख्स था कौन? किसी भी तस्वीर में उसका चेहरा नुमाया नहीं था क्योंकि वह मास्क और हुड्डी से छुपा हुआ था। आशिर ने वो सारी तस्वीरें किसी को सेंड की और ऑफिसर को पता लगाने का कहते हुए उजल में बाहर निकला। एक अहम बात जो उसके सामने आई थी उस पर यकीन करने से कासिर था। वो नहीं सोचना चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। डेवल उसे अपने साथ गार्डन में लाया था, पर हिंसा इसके मकसद से अनजान थी। डेवल ने अपना रूह हिंसा की जन्म किया, जो बड़ी मोहब्बत से एक खूबसूरत गुलाब के फूल को देखती थी। डेवल उसकी नजरें अपने होते हुए गुलाब के फूल पर महसूस करते सुर आंखों से उसे देखता उन्हें लगा, जो इर्द गिर्द बुलाए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए फूलों को ही तके जा रही थी। पर अगले ही लम्हे हिंसा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब इंतहाई वहशाना अंदाज में डेवल इस फूल को जड़ से उखाड़ता हुआ अपने हाथ में दबोच गया था। वो बड़ी बेरहमी से उसे मसर डाला। हिंसा को लगा जैसे उसने फूल को नहीं उसे नोचा हो। हिंसा की आंखों से जोर आवर आंसू बह रहे थे। दिल से डेवल का खौफ कहीं दूर जा सोया था। या था तो सिर्फ इस फूल पर सितम। उसकी अपनी जात इस फूल से मुबासलत रहती थी। अपनों के दिल में खुलने वाला फूल जैसे एक दरिंदा दे पर दे नोच रहा था। हिंसा के सामने हथेली की वह डेवल से देखने लगा। जानती हो, मैंने इस फूल को बहुत शौक से लगाया था, लेकिन जब तुमने अपनी तवज्जो उसे दी तो मुझे नफरत हुई उसे। मेरे होते हुए कैसे किसी और को देख सकती हो तुम? सर्द आवाज में घुराता हुआ वो हिंसा की सांसें खुश कर गया था। उसके अंदाज में वहशत थी, साहती थी। मैं जाऊंगी यहाँ से, बाबा के पास चले जाऊंगी, भाग जाऊंगी। उसके साथ अंदाज पर हिंसा बिना डरे बोली थी। क्या कहा? दोबारा बोलो। हिंसा का बाजू से जगड़ता हुआ डेवल ऊंची आवाज में बोला। हाँ हाँ जाऊंगी, भाग जाऊंगी, नहीं रहना आपके साथ। उसकी एक ही रट पर डेवल शाम का साया देखता हुआ मुस्कुराया और बिना किसी बात की परवाह किए उसे लामे बने हुए पोल के पास खड़ा कर दिया। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी बैठी तो आज अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद हर दूरी खत्म कर दूंगा, और जब तक मैं ना कहूँ जहाँ से हिलोगे भी नहीं। डेवल बोलता हुआ अंदर की जाने बढ़ गया था। हिंसा भी मुंह बनाए वहीं पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि हिंसा के पैर में दर्द शुरू हो गया। वो बैठ भी नहीं सकती थी। हिंसा रोते हुए अपने पापा को याद करने लगी। उसे वहां खड़े 2 घंटे हो चुके थे। तब भी डेवल उसे आता हुआ दिखाई दिया। हिंसा डेवल को देखकर मजीद रोने लगे। डेवल चलता हुआ उसके करीब आया और चेहरे पर इत्मीनान भरी हुई मुस्कुराहट थी। दर्द हो रहा है? हिंसा के होंठों पर सहती से हाथ जमावे डेवल उसकी सिसकियों का गला घूंट गया। दर्द से हिंसा की जान निकल रही थी। वो पिछले 2 घंटे से लाल में नंगे पाँव खड़ी थी। उसकी हाथ बेहद खराब थी। रोने के बाद हलक से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। डेवल ने उसे सजा दी थी जिसके मुताबिक कुछ नहीं थी, पर 2 ही घंटों में उसके पाँव छल हो रहे थे। तो प्लीज माफ कर दें, अब नहीं बोलूंगी आपसे दूर जाने का। हिंसा ने रोते हुए इल्तिजा की, पर वो बेहिस बना उसकी सिसकियां नजरअंदाज करता उसे बाहों में बढ़ गया। डेवल को अभी उसका वजूद लजरता हुआ महसूस हो रहा था। डेवल ने उसे बड़ पलटाया और इंतहाई नरमी से उसके पाँव पर हाथ फेरते हुए दर्द की शिद्दत से हिंसा अपने लब बीच गई। सूरज लब जब से कपकपा रहे थे। डेवल ने एक लम्हे को अपनी गहरी सी आंखों से उसको देखा, जो सूरज चिरा लिए अपने लब्बों को दांतों तले दबाए हुए बैठी दर्द की इंतहा पर थी। डेवल ने नरमी से अपनी सर्द उंगलियां उसके पाँव पर फेरी और झुक कर उसके गुलाबी नाजुक से पाँव पर अपने लब रख दिए। हिंसा का पूरा वजूद जल का हकतर होने लगा था। उसने झटके से अपने पाँव डेवल की गिफ्ट से आजाद करवाया और बेड करों से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। डेवल उसकी शर्म और झिझक समझता हुआ मुस्कुराता हुआ उसके करीब झुक कर बैठ गया था। हिंसा को डेवल की सांसें अपनी गर्दन को झुलसाती हुई महसूस हुई थी और वह जब्त खोता उसके बेदाग गर्दन पर होंठ रखता हुआ खुद को सैराब करने लगा। उसके गिर्द हिंसा की कमर के गिर्द बेसहाद सहा थे। शायद आज वो बेबस था अपने जज्बात के तलातम हेज समंदर के आगे। वो सोच चुका था कि आज हिंसा की रूह तक वो काबज होता है।
उसके दूर जाने के सारे रास्ते मसदूद कर देना चाहता था। आशिर जो ही पैलेस में दाखिल हुआ, उसकी नजर सीधा आबस के रूम की तरफ उठी। आशिर तेज तेज कदम उठाते हुए आबस के रूम का दरवाजा दार से खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहां आबस बड़े आराम से लैपटॉप पर कुछ देखने में मसरूफ था। आबस की पेशानी पर उसे देखकर लातदार बिल्लों में इजाफा हुआ। उसने फौरन लैपटॉप शट डाउन किया और चलता हुआ उसके करीब जगह खड़ा हुआ। उससे पहले कि आबस कुछ बोलता, आशिर ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और उसके वहमो गुमान में नहीं था कि आबस ऐसा कुछ कर सकता है। आशिर की रगें गुस्से से फूल चुकी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ आबिस। सुल्तान, मुझे बताओ कि हिंजा कहाँ है? क्या किया है तुमने इस मासूम के साथ? वरना मैं बाबा को बताने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। आशिर की बात खामोशी सुन रहे थे। आबस ने एक झटके से सर ऊपर उठाया। आबस के खून का किनारा फट चुका था, जहां से खून बहता हुआ उसकी सफेद शर्ट में जज्ब हो रहा था। वो बस शॉक कैफियत से अपने भाई को देख रहा था। सोच रहे हो आबिस सुल्तान कि मुझे कैसे पता चला? ये तुम्हारा ये की चेन जिस पर ईगल बना हुआ है, हिंजा को ले जाते हुए कैमरे में कैच हुआ था, और ये की चेन सिर्फ हम दोनों सुल्तान के पास है। और बस यही आबस सुल्तान का जब टूटा और एक झटके से आबस ने आशिर के हाथ झटके। वो आरामदेह अंदाज में बैठ पर टांग चुबाए बैठ गया। आशिर को उसके हाथ डरने पर जी का दावा है। बड़े भैया, आप बहुत बोले हैं। चलो शुक्र है आपको पता तो चला, बट एक बात, आबस सुल्तान चाहता था कि आपको पता चले, इसलिए आपको पता चला, और जितना आपको पता चल चुका है काफी है। नाउ इट्स अप टू यू कि कैसे अपने घर वालों को हैंडल करते हैं। अब इसका अंदाज सच जतलाता हुआ था। आबस बख्श तो इस मासूम को, वो तो जानती भी नहीं है इस हादसे के बारे में जो हुआ अनजाने में हुआ। आबस हिंसा आशिर से समझाने के अंदाज में बोला, बस आई सेड स्टॉप, मत नाम ले इस हादसे का। मैंने बहुत मुश्किल से अपने अंदर के शैतान को कैद किया है। मेरा जुनून ना आजमाए, वरना सुल्तान पैलेस की दरो दीवार हिला सकता हूँ। आबस सूरत पड़ती हुई आंखों को आशिर की आंखों में गाड़ते हुए बोला। आशिर लब बीतता हुआ उसकी आंखों में छुपी हुई अजियत देता हुआ नजरें चुरा गया था। आशिर की नजरें चुराने पर आपस मुस्कुराता हुआ एक अलग अंदाज में उसे मुहातब हुआ। आबस सुल्तान की आदत है अपने जुनून को पालने की, और वो लड़की मेरा जुनून है। ऐसा जुनून जिसकी तलब मेरे सांसों को दूर न कर देती है। मगर जानते हैं, मेरे अंदर कोई जज्बा बेदार नहीं होता, सिर्फ एक खाली वजूद है। मैं जिसके रूम में उस कदर शिद्दत पसंदी है उस लड़की के लिए कि मैं आग से खिल जाऊं, उस हर शख्स की जुबान टुकड़े में काट दूं जो उसका नाम पुकारे। उसकी सांसों पर भी सिर्फ आबस सुल्तान का हक है। आबस यार, वो बच्ची है। आशिर मिन्नत करते हुए बोला, बिग ब्रो टेक इट इजी, कल की सुबह होने से पहले आपको आपकी बहन और भाभी मेरे कमरे में मिलेगी। आबस उसे सख्ते की हालत में छोड़ता हुआ वहां से निकलता चला गया था। आशिर वहीं बेड पर बैठता सर हाथों में थाम गया था। ये क्या कर दिया आबस ने? अपनी अहना में वो हिंजा की जिंदगी से खेल गया था। नूर अपने बाबा से इजाजत लेकर आज इफ़ा बेगम के पास से रुकी थी। नूर उनके सराहने बैठी उनकी तबीयत खराबी के बायस कुरानी आयात पढ़कर फूंक रही थी। हिंजा की चांद दिन की दूरी ने इस पैलेस के मकीनों को बेमार कर दिया था। नूर अपने ख्याल में थी जब इफ़ा बेगम की आवाज़ कान में पड़ी, जो पानी मांग रही थी। नूर ने साइड पर देखा जहाँ जग खाली था। वो चप्पल पाँव में रेसते हुए जंग उठाए बाहर आए। सीने उतरकर बैठ जाना भी किचन था। नूर ने घड़ी में टाइम देखा जो रात का 1 बजा रही थी। वो जल्दी से फ्रिज से बोतल निकालते हुए जग भरने लगी। तभी अपने पीछे आहट महसूस करते हुए घबराते हुए अपने दुपट्टे को मजीद आगे खसखसाया। पीछे मुड़ने की गलती उसने नहीं की थी। आशिर जो सुबह से भूखा था, कुछ बनाने का सोचते किचन में आया था, पर अपने सामने इस तरह नूर को देखकर एक इत्मीनान सा उसे महसूस हुआ। पर नूर का लज्जता हुआ वजूद वो अच्छे से महसूस कर रहा था। गला खुनखारता वो उसे तहाफुज फैराम करने लगा था, कहीं नूर डर ना जाए। आशिर ने इसे करने के लिए अपना रूह फ्रीजर की गर्म किया और अंडे निकालकर आमलेट के लिए तैयार करने लगा। नूर ने लज्जती पल के उठाकर आशिर की जन्म देखा, जो बहुत ही अजीब ढंग से अंडा तोड़ता उसे जाया कर चुका था। नूर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई आशिर को देखा, जो पूरी शर्ट अंडे से हराब कर चुका था। नूर को हंसता देखकर वह हफ्ती से उसको देखने लगा। नूर उसे खुद को तख्ता पाक कर जल्दी से वहां से जाने लगी, जब पीछे से आशिर की आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। मम्मा को उठाना भी अच्छा नहीं, चलो बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ। आशिर खुद से बड़बड़ाया था। जब नूर वापस किचन में आई, उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। आशिर को सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। नूर से साइड होने का कहती, खुद माहिराना अंदाज में आमलेट बनाती, उसके साथ चिकन सैंडविच तैयार कर गई। आशिर तो उसकी फुर्ती पर हैरान था। आशिर गहरा सांस भरता हुआ जूं ही पानी पीने मुड़ा, एंड इसी वक्त नूर ट्रे उठाने आगे बढ़ी। अगले ही लम्हे नूर के लब आशिर के गाल से मिस हुए थे। दोनों की धड़कनें इस अचानक अवतार पर दरक उठी थी। ये सब एक लम्हे में हुआ था। आशिर नूर की तरफ देखता अलग दुनिया में था। आशिर के दिल की आवाज सुन शायद नूर तक पहुंची भी थी। आशिर के दिल की आवाज शायद नूर तक पहुंची थी। तभी नूर करंट खाकर आशिर से दूर होती हुई ऊपर भागी थी। आशिर के सख्त वजूद में हरकत हुई। उसका हाथ जब साथ अपने गाल पर गया था, जहां उसे अभी भी नरम व मुलायम लबों का लम्स महसूस हो रहा था। आशिर के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आशिर सैंडविच ट्रे में रखता हुआ मजे से खाने का लुत्फ लेने लगा। उसे सैंडविच वाकई बहुत पसंद आए थे। एक रात पहले
देवल के लब हिंसा की गर्दन पर लब रखते हुए जाबज अपने जुनून की मोहर साबित करता हुआ मदोश लगा था। हिंसा की मजामत करते हुए हाथों को वो पहले ही अपने सख्त हाथों के गिरफ्त में लेते हुए उन्हें बेड से लगा चुका था। हिंसा के सांसें दुनकी की मान चल रही थी, पूरा चेहरा सूर अनार बन गया था। आबिद सुल्तान की मुच्छों की चुभन अपने पूर्व पर महसूस करते वो कांप उठे थे। आबिद तो जज्बात की रोह में बहता हुआ सा बुला चुका था। किसी वैश्य की तरह वो हिंसा पर छाया, उसके वजूद से उठती हुई बिनी बिनी खुशबू को खुद में उतारता हिंसा के वजूद में बड़की लहर डुरा गया था। उसकी शिद्दतों पर सहमते हुए सांसें खो देने के दर पर थी। आबस अपने चेहरे पर गिल्लापन महसूस करते जो हिंसा उठाए ऊपर को देखा तो नजरें सीधा हिंसा पर गई जो सांसों के लिए तड़प रहे थे। हिंसा को लग रहा था कि आबू सुल्तान ने उसके इर्द गिर्द की सारी हवा खींच ली हो। जिसम से जान निकलते हुए महसूस हो रहे थे। अजीब पागलपन था आबस के अंदाज में। कभी वो अपनी दांत उसके चेहरे पर मिस करता, हिंसा को बेचैन करता तो कभी दांत काटकर उसे सिसकने पर मजबूर कर देता। आबस उसकी सूरत देखने लगा जो लाल अनाड़ी हो रहे थे। आबस की नजरें भटक भटक कर उसके सूरत होंठों पर जा रही थी जिन्हें हिंसा शिद्दत से अपने दांतों पर दबाए हुए थे। आबस ने नरमी से उसके होंठों को दांतों की दरगिश से आजाद करवाया और पल भर में फांसा सिमट हुए हिंसा के वजूद को सहती में हुद में बेचा। उसके लबों पर अपनी गिरफ्त सद कर गया। आबस की उंगलियां हिंसा को अपनी पूंछ पर घड़ती हुई महसूस हो रही थी। हिंसा ने आंखें बंद किए अपने आंसू को बहने से रोका और जितना हिंसा उसे दूर करती वो इतनी शिद्दत व जुनूनियत से उसे खुद में बीता उसकी सांसों को खुद में कैद कर गया। जुनून की पहली सीढ़ी थी ये तो आबिद सुल्तान के, और हिंसा में कार बेबस उसके सामने पड़ी अपनी सांसें बहाल करने की मोहलत मांग रहे थे। आबस तो उसे प्यास से दरिया जैसा था जिसे समंदर की प्यास थी, जिससे साहिल से कोई लेना देना नहीं था। समझ में आते हुए तागियानी जैसा उसका जुनून था जो हिंसा में काल की रूह तक को सैराब करता हुआ खुद में दोष हो चुका था।